एक शांत और छोटा सा गांव, और उस गांव में रहता था रामलाल। रामलाल की पूरी दुनिया उसकी बेटी रिंकू के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। पिता अपनी बेटी से अगाध प्रेम करते थे, लेकिन रिंकू का स्वभाव बिल्कुल अलग था। उसे बात बात पर बहुत तेज गुस्सा आ जाता था। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो अक्सर अपनों और परायों के बीच का फर्क भूल जाती थी। रिंकू बेटा, आखिर कब तक? फिर किसी से झगड़ा करके आ गई तुम। मैं अब थक चुका हूं तुम्हारी इन रोज रोज की आदतों से। ऐसा एक दिन भी नहीं जाता जब तुम किसी न किसी से लड़कर घर न आती हो। आखिर क्यों? क्यों तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती? तुम्हारी इन हरकतों ने अब मेरा हौसला तोड़ दिया है। देखिए पिताजी, मुझसे किसी बेजुबान का दर्द देखा नहीं जाता। वह लड़की एक बेबस कुत्ते को बेरहमी से मार रही थी। भला मैं चुप कैसे रहती? मैंने जो किया सो किया। अब मैं क्या करूं? मेरा मन ही ऐसा है। मैं गलत होते देखकर खामोश नहीं बैठ सकती। देख लेना, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन याद रखना, आगे से मेरे पास तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैंने तुम्हें समझा समझा कर हार मान ली है। बस अब और नहीं। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। एक दिन उस गांव में शहर से एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा आया, जिसका नाम केसर था, जो शहर पढ़ने गया था। उसके पिताजी गांव के सबसे रईस थे। वह अपने दोस्त के साथ रास्ते से जा रहा था। तभी रिंकू अपनी सहेली के साथ कुएं से पानी भर रही थी। तभी केसर अपने दोस्त को बोलता है, यार मुझे बहुत प्यास लगी है, ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है। अरे सामने ही तो कुआं है, रुक मैं तुझे अभी वहां से पानी लाकर देता हूं। ए रुक रुक, तुझे क्या लगता है मैं इस गंदे से कुएं से पानी पी लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। इस गंदे कुएं का पानी पीकर तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे इतना गंदा पानी पीने की आदत नहीं। ऐसा पानी तो तुम लोग ही पियो। यह बात सुनकर रिंकू को बहुत गुस्सा आता। वह बोल पड़ती है, अरे ओ अमीरजादे की औलाद, अगर गांव से इतनी ही नफरत है तो गांव आए ही क्यों? शहर में क्यों नहीं बस गए? और हमारे कुएं का पानी गंदा नहीं, तुम्हारी सोच गंदी है। पहले अपनी सोच साफ करो, उसके बाद इस कुएं का पानी पीने आना। गांव के कुएं का पानी तो नसीब वालों को मिलता है। तुम्हारे शहर से लाख गुना अच्छा हमारे कुएं का पानी है। गंदा पानी तो तुम्हारे शहर का है। बीमारियां तुम्हारे शहर में होती है, हमारे गांव में नहीं। ए लड़की, तू है कौन? जानती भी है किस बात का रही है? ज्यादा बात करेगी तो मुंह तोड़ दूंगा। अगर दम है तो मुंह तोड़ कर दिखा। तू है क्या लगा? तू शहर से आएगा और गांव वालों पर अपना रुबाब दिखाएगा। हम तेरे गुलाम नहीं है, जो तू बोलेगा वह सुनते जाएंगे। अपनी अकड़ शहर जाकर दिखाना। हम गांव वालों पर नहीं, भले ही हाथों में चूड़ियां हैं, लेकिन मैं शहर की नाजुक कली नहीं, गांव की लड़की हूं। अगर मुंह तोड़ने की बात करेगा तो तुझे घर जाने लायक नहीं रखूंगी, समझा? तेरी तो मैं रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूं। तू अपने आप को समझती क्या है? केसर का दोस्त जबरन उसे वहां से लेकर जाता। तभी केसर उससे पूछता है, तू मुझे वहां से क्यों लेकर आया? अगर तू मुझे नहीं लेकर आता तो आज मैं उसे लड़की को जिंदा नहीं छोड़ता। तुमने देखा नहीं, वो 2 टके की गवार लड़की कैसे जुबान चला रही थी। उसकी तो मेरे सामने खड़े रहने की भी औकात नहीं है, और वह मुझसे ऐसी बातें कर रही थी। छोड़ ना केसर, वह लड़की हमारे गांव की सबसे दबंग लड़की है। गांव के तो सारे लड़के उससे डरते हैं, कोई उसके मुंह नहीं लगता। और तू इन छोटे लोगों के मुंह क्यों लग रहा है? उसकी कोई हैसियत नहीं है जो तू उसके मुंह लगे। एक गरीब कुम्हार की बेटी है। केसर को रिंकू पर बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से से घर चला जाता है और सोचता है,
आज तक किसी ने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं की। उस लड़की ने मेरा बहुत बड़ा मजाक उड़ाया है, मेरा अपमान किया है। इसका बदला मैं जरूर लूंगा। इस लड़की को तो मैं सबक सिखाकर रहूंगा। यही सोचकर केसर अपने पिता के पास जाकर बोलता है, पिताजी, मुझे किशोर की लड़की रिंकू से शादी करनी है। यह तुम क्या कह रहे हो? किशोर की लड़की रिंकू? तुम किस किशोर की बात कर रहे हो? वो किशोर इसी गांव में रहता है, एक कुम्हार है। मैं उसकी बेटी की बात कर रहा हूं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कैसी बातें करते हो केसर? तुम हमारे बेटे हो। उस किशोर की कोई औकात नहीं है कि वह हमारा समधी बने, और उसकी बेटी बिल्कुल भी नहीं। मैं उसकी बेटी को अपने घर की बहू बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। यह मुझे किसी भी हालत में मंजूर नहीं। और तुम्हें हो क्या गया है केसर? तू अपने आप को देखो और उस किशोर की बेटी को देखो। उनकी तो हमारे सामने कोई हैसियत ही नहीं है। जानता हूं पिताजी, अच्छी तरह से जानता हूं। इसीलिए तो कह रहा हूं, आज इस किशोर की बेटी ने मुझसे बहुत गंदी तरीके से बात की है। उसने मेरा मजाक उड़ाया, उसने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है, और मैं उस अपमान का बदला जरूर लूंगा। मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगा। पिताजी, मैं उस लड़की को सबक सिखाना चाहता हूं। यह तुम क्या कह रहे हो? यह सब कब हुआ? और उस किशोर की लड़की ने तुम्हें क्या कहा? हम अभी उस किशोर को यहाँ बुलाते हैं और उसकी खबर लेते हैं। उसकी इतनी हिम्मत नहीं पिताजी, आप उसे कुछ नहीं कहें। उसने यह सब कुछ मेरे साथ किया है, बदला भी मैं ही लूंगा। आपको बीच में आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बेटा, यह कैसा बदला हुआ? तुम उसकी लड़की से शादी करना चाहते हो? यह तुम बदला ले रहे हो या अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? पिताजी, मैं उससे शादी तो करूंगा, लेकिन यह शादी नहीं निभाऊंगा। मैं उसे शादी के तुरंत बाद ही छोड़ दूंगा। फिर उसकी जिंदगी जीते जी नरक बन जाएगी। वह जिंदगी भर यह बात कभी नहीं भूल पाएगी कि उसने किसी से पंगा लिया था, और उससे कोई शादी भी नहीं करेगा। जिंदगी भर ऐसे ही घुट घुट कर मरेगी। उसने मेरा 4 लोगों के सामने अपमान किया था। मैं उसका पूरे गांव में अपमान करूंगा। वह किसी को मोह दिखाने लायक नहीं रहेगी। शादी करके छोड़ दोगे? इसका क्या मतलब है बेटा? गांव के लोग क्या कहेंगे? अगर ऐसा करोगे तो सारे लोग तो तुम्हें ही बोलेंगे, और तो और मेरी बदनामी होगी सो अलग। नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप उतना ही कीजिए जितना मैं कह रहा हूं। केसर अपने पिताजी को सारी योजना बताता है। उसके पिताजी भी उसकी बातों में आ जाते हैं। फिर शेखर किशोर के घर जाकर बोलता है, नमस्ते बाऊजी, मैं हीरा लाल का बेटा केसर हूं। अरे आप आइए ना छोटे बाबू, और आप कुटिया में कैसे? जी, मुझे आपकी बेटी के बारे में बात करनी थी। दरअसल बात यह है कि मुझे आपकी बेटी रिंकू बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। क्या आप रिंकू का हाथ मेरे हाथ में देना पसंद करोगे? छोटे बाबू, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ आप और कहाँ हम? नहीं बाबूजी, आप ऐसा मत कहिए। मेरी नजर में अमीर और गरीब में कोई अंतर नहीं। मैंने जब से रिंकू को देखा है, तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूं। मैंने ठान लिया है, अगर मेरी शादी रिंकू से नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं रिंकू से बहुत प्यार करता हूं। बाबूजी, मैं आपसे विनती करता हूं, मना मत कीजिए। यह मेरे जीने मरने का सवाल है। छोटे बाबू, आप यह कैसे बातें कर रहे हो? आप मरने की बात मत कीजिए। अगर आपके पिताजी को पता चला तो वह मुझे ही जान से मार देंगे।
इसलिए तो कह रहा हूं कि इस रिश्ते के लिए आपका हाँ कहना बहुत जरूरी है। मैंने पिताजी से इस बारे में कोई बात नहीं की है। मैं अपने पिताजी को अच्छी तरह से जानता हूं। अगर अभी मैं इसके बारे में बात की तो सीधा मना कर देंगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, एक बार मेरी शादी रिंकू से हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं खुद अपने पिताजी को मनाऊंगा। मुझे कुछ वक्त चाहिए और मैं पिताजी को अच्छी तरह से जानता हूं। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वह मेरे लिए रिंकू को अपना लेंगे। बस मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। गांव में किसी को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। अगर किसी को पता चला तो यह बात मेरे पिताजी तक पहुंच जाएगी। मैं रिंकू से मंदिर में शादी कर लूंगा और रिंकू को लेकर शहर चला जाऊंगा। फिर कुछ दिन बाद में पिताजी को सारी बातें बता दूंगा और शादी हो जाने के बाद पिताजी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें मेरे लिए रिंकू को अपनाना ही होगा। नहीं छोटे बाबू, आप यह क्या बोलते जा रहे? सबसे छुप छुपाकर शादी मैं इसकी मंजूरी नहीं दे सकता। ठीक है बाबूजी, अगर आप हमारी शादी के लिए मंजूरी नहीं दे सकते तो मैं भी रिंकू के सिवा जिंदा नहीं रह सकता। मैं आज ही आत्महत्या कर लूंगा और फिर मेरे मौत के जिम्मेदार आप होंगे। फिर मेरे पिताजी को जो जवाब देना होगा आप दे देना। यह सरासर गलत है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आत्महत्या करना पाप है। आप अपने पिताजी के बारे में सोचिए। बाबूजी, मेरे लिए रिंकू से बढ़कर कुछ नहीं है। फैसला आपके हाथ में है। लिए तैयार हो जाइए क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। एक तो आप हाँ कीजिए, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखने के। किशोर बहुत चिंता में पड़ जाता है। तभी वहां पर रिंकू आ जाती है। रिंकू को देख केसर बोलता है, अच्छा हुआ रिंकू जो तुम भी आ गई। रिंकू, आज जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूं। रिंकू, आज तक मुझे किसी ने सही राह नहीं दिखाई। तुम पहली लड़की हो जिसने मुझसे ऐसी बात की है। मैं बहुत गलत था रिंकू। मेरी सोच बहुत गलत थी। तुमने मेरी सोच को बदला है। मैं सच्चे मन से तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर देना। और बाबूजी, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उस पर विचार जरूर करना। मुझे कल सुबह आपके फैसले का इंतजार रहेगा। आपके पास आज की रात है। अब मैं चलता हूं। रिंकू उसकी सारी बातें सुनकर चौंक जाती। फिर केसर वहां से चला जाता है। रिंकू अपने पिताजी से पूछती है तो उसके पिताजी उसे सारी बात बताते हैं। रिंकू भी सोच में पड़ जाती है। क्या सोच रही हो बेटी? मुझे लगता है सचमुच छोटे बाबू तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें अपनाना चाहते हैं। बेटी, अगर ऐसा ना हुआ तो भगवान ना करे कुछ अनर्थ हो जाए। मुझे लगता है तुम्हें भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए। ऐसा रिश्ता तो बहुत किस्मत से मिलता है और तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिल रहा है। इससे अच्छी और बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं है। बस कुछ दिनों की बात है। फिर छोटे बाबू अपने पिताजी से कहकर सब ठीक कर देंगे। उन्होंने मुझसे वादा किया है। रिंकू अपने पिताजी की बात मान जाती है और फिर दूसरे ही दिन मंदिर में दोनों की शादी हो जाती है और केसर रिंकू को लेकर शहर आ जाता है। रिंकू, तुम सोच भी नहीं सकती आज मैं कितना खुश हूं। आज तो मेरी मन मुराद पूरी हो गई। मैं इसी दिन के इंतजार में था। रिंकू, मुझसे शादी करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम देखना रिंकू, आज से तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। तुमने आज से पहले ऐसी जिंदगी कभी नहीं जी। रिंकू भी केसर के बातों के जाल में आ जाती है और फिर उस रात दोनों साथ में बिताते हैं। और अगली सुबह जब रिंकू उठती है तो केसर वहां नहीं होता। रिंकू से पूरे घर में देखती है।
इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। थोड़ी देर इंतजार कर लेती। तू शायद बाहर गए होंगे, शायद दूध लाने गए होंगे। रिंकू बहुत देर तक इंतजार करते लेकिन केसर नहीं आता। एक अनजान आदमी आकर कहता है, ए लड़की, निकल मेरे घर से। कौन हो तू? आप कौन हैं? और क्या कह रहे हैं? मेरे पति कहाँ है? मेरे घर में खड़े होकर मुझसे पूछ रही है। मैं इस घर का मालिक हूं। यह घर मैंने 5 महीने के लिए किराए पर दिया था। 5 महीने पूरे हो चुके हैं। यार, आप क्या बोलते जा रहे हैं? हम तो कल रात को ही यहाँ आए थे। मेरे पति को आने दीजिए। वह मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस मेरा घर वापस चाहता हूं। मैंने 5 महीने के लिए यह घर किराए पर दिया था। केसर ने मुझे कल ही कहा कि कल सुबह होते ही उन्हें यह घर खाली मिल जाएगा। और तुम हो कौन? मेरे घर में कर क्या रही हो? केसर ही तो मेरे पति है। आप यह बताइए कि वह कहाँ है? वह मुझे नहीं पता कि केसर कहाँ है। मैं बस इतना जानता हूं कि शेखर ने मुझसे 5 महीने के लिए यह मकान किराए पर लिया था और उसी ने मुझे कहा कि कल सुबह होते ही मुझे यह घर खाली मिल जाएगा और तुम यह नौटंकी किसी और के सामने करना। तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह से जानता हूं। भोली भाली बनने का दिखावा मत करो। और मैं केसर को भी अच्छी तरह से जानता हूं। उसकी कोई शादी नहीं हुई है। तो झूठ तो तुम बोलना ही मत। तुम्हें क्या लगा यह नौटंकी करके तुझे मेरे घर में रहने का मौका मिल जाएगा? मैं तुम पर तरस खा लूंगा। बिल्कुल भी नहीं। चल निकल यहां से। वह मकान मालिक रिंकू की एक नहीं सुनता और उसे घर से जाने के लिए कहता है। रिंकू को समझ नहीं आता कि वह क्या करें। रिंकू पूरी तरह से टूट जाती है और शहर से निकल जाती है। रास्ते में एक जगह बैठकर सोचती है, इसका मतलब केसर ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उसने जानबूझकर यह सब किया। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। रिंकू किसी तरह अपने घर जाती है और अपने पिता को सारी बातें बताती है। यह बात सुनकर उसके पिताजी भी सर पकड़ कर बैठ जाते हैं और फिर हिम्मत बांधते हुए रिंकू से कहते हैं,